इकोलॉजी एनवायरनमेंट की सीरीज में हम लोग आज इकोसिस्टम में पॉल्यूशन किस तरह से वर्क करता है उसकी बात करेंगे। और शुरुआती स्टेज में भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो थॉट प्रोसेस बेस्ड प्रिपरेशन होती है। हमें अपने विचार को मजबूत करना होता है, विचार को स्ट्रॉन्ग करना होता है। केवल फैक्चुअल स्टडी जो है हमारी वो ना ही प्रीलिम्स लेवल पे और ना ही मेंस के लेवल पे हेल्पफुल होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जितनी भी टर्म्स हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उस टर्म्स पर हमें डीप स्टडी करना चाहिए। उसका एक्चुअल में क्या मतलब निकलता है, उसका सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उस बात पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। और सभी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को इस बात का फोकस करना चाहिए, है ना। तो जब हम टर्मिनोलॉजी पर डीप स्टडी करते हैं, उसका अच्छे से समझ बनाते हैं, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो उस टर्म का हम यूज अपने एग्जामिनेशंस में कहीं भर भी कर सकते हैं, पहली बात। और प्रीलिम्स में जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स होने का कारण वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी का कॉम्प्लेक्स होना होता है। तो जब हम सभी टर्म्स और क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, डिक्शनरी का यूज करेंगे, है ना, क्या कहते हैं आपका गूगल का यूज करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो उस समय हमारा जो नॉलेज है धीरे धीरे एक एक बूंद से जैसे घड़ा भरता है, ऐसे एक एक टर्म से हमारा जो ओशियन की प्रिपरेशन, ओशियन लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन है, वो हो जाएगी, है ना। तो इस सभी चीजों का ध्यान में रखेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी भी चैनल से, यूट्यूब चैनल से आप या किसी भी मीडियम से जो ऑनलाइन आप मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, उस समय आप अपने साथ में एक नोटबुक रखिए और उस नोटबुक से लगातार अपने नोट्स को मेंटेन करते जाइए, क्योंकि रिवीजन वहां से ठीक होगा। रिवीजन अगर आप बार बार किसी साइट से, किसी उससे यूट्यूब चैनल से, या आप क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टडी से करते हैं, तो वो आपको बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें नोटबुक लेकर रखना चाहिए, और नोटबुक जब भी आप कभी कोई भी कंटेंट देख रहे हैं ऑनलाइन, तो उसको आप नोट करते जाइए अपना कॉपी में, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉल्यूशन इन इकोसिस्टम या फूड चेन, फूड वेब में पॉल्यूशन किस तरह से वर्क करता है, इसका क्या सेंस है ना। तो भाई किसी भी इन्वायरमेंट में, है ना, इकोसिस्टम में जब पॉल्यूशन की बात आएगी, तो वो जितने भी ट्रॉफिक लेवल है उसमें कम ज्यादा करके ट्रांसफर होता रहेगा, है ना, कम ज्यादा करके ट्रांसफर होता रहेगा। और वो धीरे धीरे करके पॉल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता भी जाता है ना। तो वही जो बढ़ना और घटने की स्ट्रेटेजी है, कंडीशन है, उसी को हमें क्या करना है यहाँ पर समझना है ना। तो पॉल्यूशन इन इकोसिस्टम, पॉल्यूशन इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको पॉल्यूशन, उनमें पॉल्यूशन ऐड होता है, और वो पॉल्यूशन क्या करेगा, उनको परेशान करेगा, है ना। तो ये पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट से बना है। हम पहले जानते हैं कि पॉल्यूटेंट्स क्या है ना। तो डेफिनेशन पॉल्यूटेंट्स का हम लोग देखते हैं। एक्चुअली पॉल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस और एनर्जी व्हिच कॉजेज इरिटेशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, which causes irritation to living organism, means any substance which is harmful for us, means whatever cause irritation necessarily becomes harmful to human beings. Okay, so whatever the substance or energy that cause irritation to us, it becomes as a pollution for us, है ना। जैसे एनर्जी का मतलब है बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, जैसे लेजर लाइट, लेजर बीम्स पड़ती हैं, वो आंख पर हमारे अगर आ रही है तो वो एक एनर्जी का फॉर्म है, और वो हमें एक इरिटेशन क्रिएट करती है, तो आंख के लिए हार्मफुल भी होता है, वी ऑल नो अबाउट इट, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं धुएं का, जो कहीं इंडस्ट्री से निकल रहा है और वो धुआं हमारी आंख में पड़ता है, हम जब ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर जाता है, तो सांस की समस्या, आंखों में भी ईचिंग क्रिएट करता है, तो वो भी क्या है, पॉल्यूटेंट्स का वर्क कर रहा है। तो यहां देखते हैं डेफिनेशन पॉल्यूटेंट्स क्या है। इट इज अ सब्सटेंस और एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है,
दैट हैज अनडिजायर्ड इफेक्ट्स। अनडिजायर्ड मतलब जिसकी डिजायर नहीं है, जिसकी इच्छा हम नहीं करते, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, वैसा इफेक्ट डालता है और एडवर्सली अफेक्ट द यूजफुलनेस ऑफ द रिसोर्सेज। जो रिसोर्स यूजफुल है उस पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। जैसे सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इफ वी ऐड pollutants to the soil, necessarily this particular important resource going to be, है ना, going to be destroyed। वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय होने लगता है। एडवर्सली अफेक्ट इसका मतलब वो हो रहा है, एडवर्सली मतलब विपरीत रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो दोबारा से मैं यहां पर बोलता हूं, इट इज अ सब्सटेंस और एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनवायरनमेंट दैट हैज undesired effects or adversely affects the usefulness of the resource। A pollutant may cause long or short term damage। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कुछ पोल्यूशंस ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होंगे, तो उस समय उस बहुत कम समय में ही हमारे ऊपर इफेक्ट डालने लगते हैं, है ना। और कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होंगे जिनका इफेक्टिवनेस कम होगा, तो वो धीरे धीरे करके लंबे समय में क्या करेगा, हमें हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। अ पोल्यूटेंट मे कॉज लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डैमेज बाय चेंजिंग ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। धीरे धीरे करके, है ना, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कुछ ऐसा पोल्यूटेंट होगा जो लंबे समय में, कुछ कम समय में इफेक्ट डालेगा। दूसरी चीज है कि कुछ ऐसा पोल्यूटेंट होगा जो थोड़ी देर में प्रभाव उसका खत्म हो जाएगा और कुछ का प्रभाव लंबे समय तक बचा रहेगा। इस तरह की व्यवस्था। और ऐसे होता क्या है कि जब शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम देखते हैं किसका, पोल्यूटेंट्स का जो डैमेज कर रहा है वो आपको ग्रोथ ऑफ प्लांट और एनिमल को डैमेज करता है ना। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की ग्रोथ को क्या करता है, वो डैमेज करता है। और बाय इंटरफेयरिंग विद द ह्यूमन इम्यूनिटीज, ह्यूमन इम्यूनिटीज को भी इंटरफेयर करेगा। जैसे वाटर है, ह्यूमन इम्यूनिटीज, इंसान की जरूरत है पानी, अगर उसमें पोल्यूशन ऐड होगा तो वाटर पोल्यूशन कहलाएगा और वो पानी पीने से हमें, है ना, नुकसान होता है। जैसे आर्सेनिक ऐड हो जाता है ना। कुछ गैसेस हैं वाटर में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसेस ऐड हो जाती हैं, तो उस समय वो पानी पीने लायक नहीं रहता, हमें बहुत नुकसान दे सकता है। और बाय इंटरफेयरिंग विद द ह्यूमन इम्यूनिटीज, कंफर्ट, हेल्थ और प्रॉपर्टी वैल्यूज। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू को कम कर सकता है, कंफर्ट लेवल को घटा सकता है और हमारे जो हेल्थ का सिचुएशन है इसको खराब कर सकता है। इट इज ऑल अबाउट द पोल्यूटेंट्स। अब अगर हम उस पोल्यूटेंट्स में एग्जांपल ले, तो जैसे एसिड्स में हम HNO3 की बात करते हैं, HCl, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड्स है, ये अगर इनका इफेक्ट ताजमहल पर पड़ता है, तो ताजमहल मार्बल से बना हुआ, उसमें कैल्शियम है, स्लोली ग्रेजुअली उसका कलर ब्लर होने लगता है ना। जो व्हाइट है वो येलोइश में कन्वर्ट होने लगता है। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा एक हेरिटेज है और वो एक तरह से प्रॉपर्टी भी है ना। और वो क्या करेगा, तो उसमें लॉस होगा, डिस्टर्बेंस होगा। एसिड्स से क्या होगा, जो भी मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपको मार्बल से बना हुआ है या सैंडस्टोन से बना है, किसी भी चीज से बना हुआ है, एसिड का काम ही है कि क्या करना, इरोजन को बढ़ाना। केमिकल वेदरिंग कहते हैं उसको, है ना। इरोजन को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है। तो एसिड रेन भी क्या करेगा, है ना, जो हमारे मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उसको डिस्ट्रॉय करने में काम करता है। फिर डीडीटी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। डीडीटी को आज के डेट में इंडिया में बैन किया जा चुका है, बेसिकली एग्रीकल्चरल यूज से। उसके बाद BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, जिसे गैमेक्सिन कहते हैं, मार्केट में इसको गैमेक्सिन के नाम से जाता है। एंडोसल्फान 2012 में बैन किया गया, है ना। ये भी एक तरह से इंसेक्टिसाइड्स था। उसके बाद वेस्ट मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, केमिकल, डस्ट, एशेज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। जो केमिकल्स है, डस्ट है, एशेज है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो रिलीज होते हैं, ये भी क्या है, बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो ये सभी पॉल्यूटेंट्स का टाइप है ना, जो कि हमारे लिए शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है और इसका इफेक्ट बहुत डेंजरस भी हो सकता है। जैसे स्मोक डेवलप होता है, वो भी एक पॉल्यूशन है, स्मोक, राइट। स्मोक एक पॉल्यूशन है और इससे कैंसर तक होने की संभावना है, जो कि विंटर सीजन में फॉगी वेदर के टाइम पे ये आपको लार्ज अर्बन हैबिटाट्स में बनता
है ना, लार्ज अर्बन हैबिटाट्स में डेवलप होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ जाना कि पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स क्या है, और ये जितने भी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वाटर बॉडीज में ये पॉल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, वहां सभी तरह के एनिमल्स को, प्लांट्स को है ना अफेक्ट करेगा। वो सभी क्या करेगा, उसमें से पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ट्रांसफर करके ह्यूमन बींग्स के पास ही पहुंचता है, अदर एनिमल्स के पास भी ट्रांसफर करेगा। तो इसके साथ में हम इस पॉल्यूटेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे इस पॉल्यूटेंट्स का ही आगे एक्युमुलेशन कहीं होगा, एडजस्टमेंट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन टर्म दिया जाता है ना। बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन होता है, बायो कंसंट्रेशन होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है या बायो मैग्निफिकेशन। तो इन सभी टर्म्स को यहां पर हम लोग फोकस करेंगे। बायो एक्युमुलेशन है क्या, है ना। बायो एक्युमुलेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है इफ कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स टेक्स प्लेस at the initial level of the food chain, that is with producers, that is called biological accumulation. Biological accumulation से यहां पर मतलब ये है कि जब पॉल्यूटेंट्स जो इन्वायरमेंट में है, चाहे वो वाटर में एडजस्टेड है, वाटर पोल्यूशन की फॉर्म में, चाहे एयर पोल्यूशन की फॉर्म में, या सॉइल पोल्यूशन की फॉर्म में, जितने भी टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं उन फॉर्म्स में जो आपका पॉल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करता है, वो प्लांट्स के थ्रू, जो आपको प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स के थ्रू अगर एब्जॉर्ब होगा, तो ऐसे टाइम पे उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन कहते हैं, राइट। बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन क्योंकि वहां से एकत्रित होके, इकट्ठा होके आ रहा है। यदि प्रदूषण वायुमंडल, हिंदी बोल रहा हूं, यदि प्रदूषण वायुमंडल, जलमंडल या मृदा, है ना, से पौधों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम, है ना, जैव एकत्रीकरण या बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन कहते हैं। इफ देयर टेक्स प्लेस, राइट, इफ देयर टेक्स प्लेस an increase in concentration of pollutants from environment, है ना, from environment to the first organism of food chain, that is called producers, है ना, termed as bioaccumulation, है ना, biological accumulation। भाई समझने की बात यहां है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन क्या होगा। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन है वो आपको प्रोड्यूसर्स होता है ना। वो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होता है। तो उन प्रोड्यूसर्स में जब कंसंट्रेशन होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे केस में उसको हम बायो एक्युमुलेशन कहते हैं। जितने तरह की सब्जियां हैं, फल हैं, है ना, अन्य प्रकार की जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, वो क्या करती हैं, बेसिकली एनवायरनमेंट से अगर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फेयर से, लिथोस्फेयर में सॉइल से जब पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं बायो कंसंट्रेशन क्या है। टर्म कई बार आती है और यूज होती रहती है। बायो कंसंट्रेशन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द process by which chemical concentration in aquatic organism exceeds that in water as result of exposure to waterborne chemical। ऐसा लगने लगता है कि वाटर बॉर्न केमिकल है ना। मीनिंग ये है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में केमिकल का कंसंट्रेशन होने की जो प्रोसेस है वो इतनी बढ़ जाती है कि ऐसी स्थिति में लगने लगता है कि भाई कैसा है, वाटर बॉर्न केमिकल का यहाँ पर कंडीशंस बना हुआ है। ऐसे में इसे हम कहते हैं बायो कंसंट्रेशन। द नेक्स्ट थिंग इज परसिस्टेंट केमिकल्स। परसिस्ट माने क्या है, जो लगातार चलता रहे, है ना। तो परसिस्टेंट केमिकल्स क्या होगा, ऐसे केमिकल्स जो कंटिन्यूअस वे में रन करता रहे। इट इज अ केमिकल विच इज वेरी स्टेबल। कैसा होता है, स्टेबल होता है। एंड डू नॉट ब्रेक ओवर टाइम, टाइम के साथ में टूटता नहीं है, नहीं ब्रेक होता है। इसका मतलब क्या है, वो एग्जिस्ट करता रहेगा, बना रहेगा और नुकसान पहुंचाता रहेगा, है ना। तो हमने क्या कहा, इट इज अ केमिकल विच इज वेरी स्टेबल एंड डू नॉट ब्रेक ओवर टाइम। केमिकल्स सच एज PCBs, DDT, डाइऑक्सिन्स एंड मर्करी आर ऑल परसिस्टेंट केमिकल्स। ये सभी क्या है, परसिस्टेंट केमिकल्स का नाम है। हम मरकरी से अगर यहां बात करें तो एक मीना माता कन्वेंशन हुआ है, जो मरकरी के बेसिस पर एक्चुअली हुआ है।
जापान में बहुत बड़ा मरकरी से रिलेटेड क्राइसिस एक बार हुआ था। मरकरी का कंसंट्रेशन फिशेस में हुआ और वो फिश का कंजम्पशन ह्यूमन बींग्स ने किया और उससे कई बहुत सारी जानें चली गई, क्योंकि वो जो मरकरी है वो कंसंट्रेट होने के बाद बॉडी में बहुत तरह की समस्याएं वो क्रिएट करता है ना। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि केमिकल सच एज पीसीबीज, पीसीबीज क्या है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, इसका नाम है पीसीबीज का मतलब होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, डीडीटी, उसके बाद में डाइऑक्सिन्स एंड मरकरी, ये सभी क्या है? परसिस्टेंट केमिकल्स की फॉर्म में आता है। मतलब ये डाइल्यूट नहीं होगा, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूड रहेगा, बना रहता है, हमेशा ये बना रहता है। तो इसको बस इतना कर सकते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके वहां से, है ना, एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परसिस्टेंट केमिकल्स के बाद बायोमैग्निफिकेशन, राइट। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन का मीनिंग एक्चुअली होता है कि मैग्निफिकेशन को हम समझ सकते हैं जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जब मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे लगा के देखते हैं तो उस टाइम पर वो किसी भी चित्र को, किसी भी अल्फाबेट को बड़ा करके दिखाता है। जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। और जब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वही जो एक्यूमुलेटेड फॉर्म था वो हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में अगर आगे बढ़ता है तो उसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे, राइट। बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे या बायोलॉजी, बायो को बायोलॉजिकल भी कहा जा सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ pollutants, multiplicative increment in amount of pollutants from one trophic level to another trophic level within food chain or ecosystem known to be biological magnification। क्या कहते हैं इसको? हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। सेंस क्या है कि एक ट्रॉफिक लेवल में, जैसे मान लीजिए अभी बायोलॉजिकल एक्युमुलेशन प्रोड्यूसर्स में हुआ, प्रोड्यूसर्स में केमिकल का कंसंट्रेशन हुआ, केमिकल का जो कंसंट्रेशन आपको प्लांट्स में या प्रोड्यूसर्स में होता है वो नेक्स्ट लेवल पर हार्बीवोर्स कंज्यूम करेगा। तो उसमें जाके, क्योंकि हार्बीवोर्स जो एक एनिमल है वो 10-20 साल अपनी लाइफ को, है ना, गुजारता है और उस लाइफ के दौरान उसने बहुत बार प्लांट्स को कंज्यूम किया होगा, लीव्स को, ग्रासेस को कंज्यूम किया होगा जिसमें ऑलरेडी केमिकल्स का कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब, और वो बाद में जो केमिकल है वो साथ में बॉडी में एनिमल के स्टोर होते जाएगा जो हार्बीवोर्स है। तो हार्बीवोर्स में 20 साल तक अगर हमने प्लांट्स से, ग्रासेस से ये देखा कि भाई केमिकल स्टोर होता जा रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में केमिकल इंक्रीज करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? मैग्नीफाइंग हो गया। फिर हमने प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स देखा, हार्बीवोर्स के बाद हम देखते हैं कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या करता है? हार्बीवोर्स को कंज्यूम करेगा, है ना, और हार्बीवोर्स को कंज्यूम करेगा तो उसका भी जो भी 10-20 साल, 25 साल, 50 साल लाइफ है उसमें वहां से कंसंट्रेटेड केमिकल को फर्दर क्या करता है? कंज्यूम करते हुए कंसंट्रेट करता निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई हर ट्रॉफिक लेवल पर केमिकल्स का हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वही स्टेज क्या कहलाता है? केमिकल बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। दोबारा से मैं एक बार बोल देता हूं, क्या पता बोर्ड पे आपको सही से क्लियर ना दिखाई दे, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल विद इन फूड चेन और इकोसिस्टम नोन टू बी द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट एक्चुअली advocates that consumption of non-vegetarian food is not good for the health of human beings because there is multiplicative form of accumulation of pollutants in the non-veg food, right? तो इस तरह से हम यहां पर कह सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और बार बार ये कहता हूं कि कंटेंट को देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और जब कभी आपका एग्जाम 1-2 महीना रह जाता है तो उस समय आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।